नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ, जो कि 9 नवंबर तक चलेगा। वहीं सीएम योगी ने बच्चों को पुस्तक भेंट की है, उनसे संवाद भी किया और कहा कि अच्छी पुस्तकें जीवन की सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से स्मार्टफोन की जगह पुस्तक में समय निवेश करने की अपील भी की है और भारतीय ज्ञान परंपरा की सराहना की। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने 150 से अधिक आईटीआई को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज न केवल वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। यह जो इनोवेशन कैंपस है, वास्तव में तकनीक कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने में योगदान दे सकती है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय की मांग भी है। सुविधाएं पहले से हैं, सब कुछ एक साथ है, लेकिन इसको ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप तैयार कर रखना, उसके अनुरूप बना देना, और ये तकनीक इसमें बड़ी सहायक हो सकती है। मैं भी देख रहा था जब इस कार्यक्रम में आने के पूर्व बहुत सारे युवा ऐसे थे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी से जुड़े हुए युवा भी थे और आईटीएम गीडा से भी जुड़े हुए युवा थे, जिन्होंने अपने इनोवेशन को वहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और यह एक अच्छी शुरुआत है। सहारनपुर सर्किट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शिरकत की है, पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार मत्स्य पालकों को तालाब आवंटन के बाद 3 लाख रुपए का बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवा रही है। वहीं सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हर साल उनके खातों में यह धनराशि भेजी जा रही है। किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। किसान सम्मान निधि के रूप में जय जवान जय किसान का नारा लगा लिया कांग्रेस ने, लेकिन सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बेचारे बूढ़े हो गए। 70 साल में कभी किसानों को 1 रुपए नहीं दिया। आज मेरी सरकार उनके खाते में सीधे पैसा दे रही है। उनके जो हाईटेक टेक्नोलॉजी उनको व्यवसाय से जोड़ा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनका बीमा दिया जा रहा है, उनको उनके मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप समझ सकते हैं किस तरीके से वैल्यू बढ़ा है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। जब उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो किसान के साथ हमारी सरकार करे। इनके सारे कृषि विकास केंद्र इनके समय बंद रहते थे, धूल चाटते थे। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूअस गोष्ठियां चल रही हैं। गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी पर सांसद ने इस पर कड़ा रुख अपना दिया। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी मुझे धमकी दे रहा है उसे गोरखपुर आने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ही बिहार जा रहा हूं और उसे किसी तरह की तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। तो देखिए, रवि किशन की तरफ से यह बयान सामने आया। उनको जो धमकी मिली है, उन्होंने इस पर खुला ये चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि किसी को इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बिहार आ रहा हूं। और आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी उनको ये दी गई है, उस पर ही उन्होंने ये बयान दिया है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि वो तकलीफ ना लें, जिसने भी मेरे को धमकी दी है मुझे, मैं खुद ही बिहार आ रहा हूं। क्या कुछ इन्होंने कहा, सुन लेते हैं एक बार। उसके पीछे कौन है पूरा तह तक जाएंगे, उसका पता चल गया है कहाँ है। और बस पुलिस थोड़ी देर में, कुछ ही पल में या कुछ घंटों में उसको ट्रैप कर लेगी। भाग रहा है यहाँ, लेकिन वो आ गया हम लोगों के। लेकिन वो फोन से लोग बात भी कर हमारे बसों से आ रहे हैं। तो बसों से आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं।
मैं हम वहां पटना जा रहे हैं, वहां राय की चाहिए यार, कहाँ होता। अब बोलो वहां जा रहे हैं, सुनो उनको बोलो वहां आ रहे हैं, उतना कहाँ तकलीफ लेगा। और बांदा में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पटेल पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियायतों को जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी है और गांव शहरों में पदयात्रा आयोजित होगी और इसी को लेकर कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी 150वीं जयंती का पावन अवसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी और एक भारत श्रेष्ठ भारत इस सपने को साकार करना, उनकी सोच 565 रियासतों में सबको इकट्ठा करना, उसमें जो कुछ कमी बची हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। आज का ये अवसर इसी से पूरे देशवासियों के लिए खुशी का अवसर है। अयोध्या में शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा सुबह 4:02 पर शुभ मुहूर्त में राम भक्तों ने इस पवित्र परिक्रमा की शुरुआत की है और वहीं रामनगरी में आस्था का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला है। पूरी अयोध्या जय श्री राम के गगनभेरी नारों से गूंज उठी है। लगभग 15 किलोमीटर की इस परिधि में फैली इस परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति और समर्पण की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रकाश व्यवस्थाओं और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और देश भर से श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए मोक्षदायिनी इसको मानते हैं, जो कि जीवन को पवित्र और पाप मुक्त करती है। तो अच्छी बहुत ज्यादा बारिश के बाद भी लोगों का उत्साह बराबर था, अच्छा लगा। अच्छा, क्या मान्यताएं रहती है परिक्रमा करने से, क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ, आप सुनते तो यही है, आप फैमिली से तो यही सुनते रहे, करना चाहिए। अगर सनातनी है तो उसे परिक्रमा करना चाहिए। बहुत उत्साह है। भगवान श्री राम के इस नगरी में जो है भगवान अपने विराजमान हो गए हैं। पहली परिक्रमा हम लोगों की जो है मंदिर पूरा पूर्ण होने के बाद बन रही है और लाखों लोग जो है आज एकादशी के अवसर पर हम लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत ही भगवान का सौभाग्य है कि हम लोगों को आज मौसम भी बहुत अच्छा है, न धूप है और न बरसात हो रही है। एकदम ईश्वर की जो है अपार कृपा पर। पंचकोसी परिक्रमा सारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही उत्सव का दिन है और सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा से अपनी इस परिक्रमा को, पंचकोसी परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं और परिक्रमा पूरा होने के बाद हनुमान जी का दर्शन, हमारे राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के बाद आप वापस अपने घर जाएंगे। पंचकोसी परिक्रमा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई थी, तब से हम देख रहे हैं कि आस्था का पूरा सैलाब है। बहुत लोगों ने परिक्रमा करी है और जितनी पिछले टाइम पे जो अधिकारी और बाकी पब्लिक थी उनसे बात करी तो उन्होंने कहीं अधिक संख्या में इस बार श्रद्धालु आए हैं। तो यही सोच के हमने व्यवस्था, प्रशासन और पुलिस की पुख्ता करी थी। जो भी हमारे पॉइंट्स थे, मोड़ जहाँ होते हैं, उनको चौड़ा करने की कोशिश करी थी पहले से, तो सुचारू रूप से जिससे परिक्रमा चल सके। सेक्टर्स उसी हिसाब से बनाए थे, तो सभी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से है, क्योंकि पिछले गत दिन बारिश बहुत हुई थी तो घाट पे भी फिसलन आ रहे, उसके लिए नई तरीके से सरकंडा और चेकर प्लेट्स वगैरह लगा के व्यवस्था की गई थी, जिससे भी काफ़ी अच्छा स्नान का भी काफ़ी अच्छा अनुभव श्रद्धालुओं को रहा है। तो ओवरऑल व्यवस्था हमने पूरी पुख्ता करी है और रिस्पांस भी पब्लिक का बड़ा अच्छा उसमें मिल रहा है। तो कोशिश हमारी यही थी कि अच्छी हो, बट अभी क्योंकि आधा दिन निकला है, आधा दिन और चलेगी परिक्रमा, तो हमारी पूरी मुस्तैदी से सभी लोग अपने अपने स्थान पर रुके हुए हैं। बहुत उत्साह है, अद्वितीय उत्साह है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। आज बहुत ही पावन पुनीत दिन है, जब देवोत्थानी एकादशी है, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं।
और आज के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आज से प्रारंभ। बहुत ज्यादा उत्साह अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, हर बार करते हैं। अच्छा, क्या मान्यताएं हैं परिक्रमा करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं? हाँ होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, तभी तो करते हैं सब लोग इतना, तभी तो भीड़ चल रही है। व्यवस्थाएं कैसी हैं परिक्रमा में? अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और चित्रकूट में नवांगतुक जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने पहले दिन कार्यालय पहुंचकर जन समस्याओं को सुना है। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका वेलकम हुआ, साथ ही अधिकारियों ने बुके देकर उनका अभिनंदन भी किया। डीएम ने कहा कि चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल में काम करना एक गर्व की बात है। पेयजल, पर्यटन और साथ ही विकास कार्यों को प्राथमिकता भी मिलेगी और झांसी का जो अनुभव है अब चित्रकूट में वो उसका लागू करेंगे और कहा कि हर समस्याओं का समाधान होगा, जन सुनवाई भी होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ मुझे बनारस के बाद काशी के बाद यहाँ चित्रकूट जैसी धार्मिक जगह में सेवा करने का मौका मिला है। और यहाँ पर अभी जो समस्याएं हैं उनको समझकर उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो भी सभी लोगों की समस्याएं आएंगी, मैं सभी लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर हमें बताएं। डेली जन सुनवाई रहेगी कलेक्ट्रेट में और जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। साथ साथ हमेशा से इस एरिया में पानी को लेकर समस्या रही है और यहाँ पे बहुत बेहतर पूर्व में भी काम हुआ है, उसकी वजह से इसके संबंध में कई अवार्ड्स भी जनपद को मिले हैं। लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस अच्छे काम को और आगे बढ़ाएं। जो भी पानी से संबंधित हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ या इस तरीके की जो नदियों का जीर्णोद्धार होता है उसका जो कार्य है उसको त्वरित गति से किया जाएगा। रामपुर में सियासी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सपा नेता आजम खान और नवाब खानदान के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां के बीच लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है। आपको बता दें कि आजम खान ने नवाब परिवार को 3 इडियट कहा, तो अब बीजेपी नेता हैदर अली ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे साथ हैं नूरमहल के नवाबजादे हैदर मियां और हमजा मियां। आज उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले चुनाव में भी आजम खान से काफी तकरार देखने को मिली थी और इस बार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से तकरार चल रही है, ये तकरार क्या रूप लेगी, किस तरीके के आगे चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ये जानेंगे। हैदर में जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी आपकी आजम खान से काफी गर्मजोशी से तकरार रही और इस बार भी देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? देखिए, कोई तकरार की बात नहीं है। अभी ये जेल से बेल पे आए हैं और जैसे कहते हैं वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, खिसिया गए ये। तनाव की क्या बात है, तनाव का क्या विषय है मुझे बताइए आप। जहां तक कंपटीशन की बात है तो बराबर तो ये ना इनके घर में कोई हमारी कर सकता है। आजम खान लगातार नवाब परिवार पे ही हमला क्यों कर रहे हैं? भाई, इनको हमसे अजीबी मोहब्बत है। हमारे दादा इनको दीवाना कहते थे, लगा इस दीवाने की दीवानियत इसी ले डूबेगी। तो क्या ये तकरार आगे भी रहेगी या फिर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा रूप लेगी? देखिए, समझौता जहां तक आप करें, समझौता तो कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, ना कभी हो सकता है। रामपुर में अगर किसी ने इस फिरौन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो हमने लड़ी है। आज की डेट में तो बहुत टहल रहे हैं, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी है और हमारी लड़ाई इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी क्योंकि उन्होंने जनता को परेशान किया, हमारे रामपुर वालों को परेशान किया। मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं, मैंने इनका एक बयान सुना जिसमें ये कह रहे थे कि अगर हमने 307 लगाई होती तो ये जेल में होते। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनका सीओ आले हसन मेरे गेट नूरमहल के गेट तक आया था, तब भी उसकी अल्लाह का शुक्र है उसकी औकात नहीं थी घर में घुसने की। आजम खान लगातार नवाब परिवार को नया नया टाइटल देते रहते हैं, क्या कारण है? क्या टाइटल दिया? जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो 3 इडियट है वो, तो इनपे तो सबसे शानदार फिल्म बहुत टाइम पहले बनी थी, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये नंबरी तो है और इनका बेटा इनसे 10 जूती आगे नंबरी है। अच्छा, बिहार चुनाव
होने वाला है बहुत जल्दी। और इस बार एनडीए कह रही है कि लगातार हम सरकार बनाएंगे, और आरजेडी ये कहती है कि बिहार से चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। ये जहां तक, मैं तो हूं नहीं बिहार में, लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है और जो वहां की फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो उसमें एक बात निश्चित रूप से तय है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। इस बार 2027 के भी चुनाव निकट हैं और भाजपा ये कह रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब के 2027 में भाजपा का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं और उनकी सोच है। लेकिन जहां तक 27 की बात है, तो महाराज जी इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के हाली मुख्यमंत्री बनेंगे श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये थे हमारे साथ नवाब हैदर अली और हमजा मियां। उन्होंने कहा बेबाकी से कि 2027 में तो चुनाव में भाजपा फिर बहुमत से आएगी। और आजम खान के लिए भी कहा उन्होंने, जिस तरीके से आजम खान पलटवार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आजम खान पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा औचित्य नहीं है जो आगे कुछ कहे। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता। कानपुर देहात में यातायात माह की शुरुआत के साथ ही ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात आलोक कुमार के निर्देश में यातायात प्रभारी राम बहादुर सिंह और उनकी टीम ने कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर नबीपुर के पास चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान कई भारी वाहनों की जांच भी की गई है, जिनमें गलत नंबर प्लेट है, नाबालिग चालकों के मामले सामने आए हैं, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि ऐसे वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है। उन लोगों से अपील की कि वो हेलमेट और साथ ही सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करें, नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। आज 1 नवंबर से जिले में यातायात माह का शुभारंभ हुआ है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो सड़कों पर अलर्ट नजर आ रही है। उन सभी वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे जो बड़े वाहन है वो देखने को मिले हैं जो लगातार जो अपनी नंबर प्लेट है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत जगह लगा रखी है। आप देख सकते हैं टीआई साहब है, सीओ लाइन है, वो लगातार कार्रवाई करो। तमाम लंबी लाइन है जिनको आज गाड़ियों को रोका गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके के नियम इन लोगों से पालन करने के लिए किया जा रहा है, क्या यातायात के नियम। सर, आज आपने कार्रवाई शुरू करी है, यातायात हमारा शुभारंभ हुआ, किस तरीके के वाहन नजर आए अब तक? आज यातायात माह के अवसर पर सबसे पहले जो बिना नंबर प्लेट के और फाल्टी नंबर प्लेट के जो डंपर है उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी चलती रहे। सर, देखने में आया कि जितनी भी भारी वाहन आए, ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपने नंबर प्लेट को इस तरीके से रखा हुआ था कि समय समय पर जिले बदल जो होता है वो अपनी नंबर प्लेट बदल सकते हैं। तो उसके लिए किस तरीके के नियम है, कैसे उनको लगा कर रखना चाहिए? जो भी नियम बताए जा रहे हैं कि उसको हमारा पूरी तरह से नट बेल्ट से वो टाइट कसा होना चाहिए, उसको हम बदलना चाहिए। एक जिले से जाने पर दूसरे जगह पे क्या करते हैं, बदल के या तो सीट के ऊपर रख लेते हैं या अपने पास रख के रहते हैं। जैसे जिला बदलते हैं फिर से लगा लेते हैं। ये अपना किसी तरह से लाभ के लिए अपना जो भी जिले बदलते रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी देखे जो चालक बगल में बैठा हुआ और नाबालिग व्यक्ति से गाड़ी चलवा रहा है, तो उन वाहनों पर किस तरीके की कार्रवाई है? जो भी नाबालिग चालक मिल रहे हैं उनकी सीजर की कार्रवाई की जा रही है। तो आपसे हमारे साथ सीओ लाइन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि नंबर प्लेट का उपयोग नहीं किया जा सकता और अगर नाबालिग कोई वाहन चलाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वाहन को सीज भी किया जाएगा। अगली बार अगर वो एहतियात के तौर पर सुधार नहीं करते हैं तो और भी कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी। बांद्रा में आज यातायात जागरूकता माह की शुरुआत हो गई है। शहर के रामलीला मैदान में कमिश्नर अजीत कुमार और डीआईजी राजेश एस ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों, छात्राओं और आम जनता की बड़ी संख्या भी देखने को मिली है। कार्यक्रम में लोगों को 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट और 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपनी जो सीट बेल्ट है वो लगाएं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसमें सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में डीएम, एसपी और जिले के सभी आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। ट्रैफिक माह का शुभारंभ हमारा चित्रकूट गांव मंडल में आज बांदा जनपद में एक महोदय और मेरे द्वारा किया गया है। आज स्कूल बच्चों को हम लोग
आमंत्रित भी किए थे और इन सभी लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम भी किया गया था। ये पूरा ट्रैफिक माह में हम लोग दो तरीके से काम करेंगे। एक तो प्रिवेंटिव काम है जो जिसमें चालान वगैरह पूरा कराएंगे, दूसरा जो अवेयरनेस है जो बच्चों का और आम जनता को हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार किया जाएगा। अब हमारा उत्तर प्रदेश पूरा देश में सड़क दुर्घटना में जो वृद्धि है उसमें प्रथम स्थान में है, जो अचीव को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी ये मैं संदेश बस सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, जो भी घर से निकलें, अगर टू व्हीलर से जाएंगे तो ज़रूर हेलमेट पहन के निकलें, यदि फोर व्हीलर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहन के निकलें, जिससे हम लोगों का जो सड़क दुर्घटना में जो होती है उसका संख्या कम हो। और ये पूरा माह में हम लोगों का लगातार प्रयास रहेगी कि लगातार हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम के साथ साथ चालान का भी हम लोग फोकस करेंगे, ताकि ये संख्या इस महीने कम हो और लगातार अगला साल भी हम लोग ये फोकस करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान से थोड़ा सा नीचे आए। शराबस्ती में आगामी कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन हलचल तेज हो गई है। डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर यह विस्तार से चर्चा हुई है। प्रशासन ने यह भी कहा कि मेले में सारी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जबकि पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इकोना के सीता द्वार मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग जिलों से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धा और परंपरा से जुड़ा ये जो स्थान है भगवान लवकुश और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित माना जाता है। कानपुर देहात में आज से यातायात माह की शुरुआत हुई है। अकबरपुर में जिलाधिकारी कल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर एएसपी राजेश पांडे, एआरटीओ और यातायात पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने लोगों से यहां यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। बच्चों ने गीतों और नारों के जरिए सुरक्षा संदेश दिया है। कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज यातायात माह के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय और परिवहन विभाग के अधिकारी, यातायात के हमारे साथियों ने विभिन्न जागरूकता से संबंधित विषयों पे बातें कही हैं, चाहे वो हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने से लेकर के फायर और एम्बुलेंस की गाड़ियों के जाने के संदर्भ में हो। पुलिस ने जहां एक और जागरूकता की बात कही, वहीं जो लोग नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जागरूकता दो अर्थों में है कि एक तो आप इनका अनुपालन करें तो मुझे सख्त कार्रवाई नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। एक बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण आपने अभी जैसा प्रश्न किया है कि गोल्डन आवर के रूप में जो प्रारंभिक 1 घंटा रहता है, उस समय पे बहुत से राहगीर या अपरिचित लोग जो दुर्घटना स्थल पर होते हैं वो कोई सूचना देने से बचते हैं या उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले नहीं जाना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि बाद में पुलिस पूछताछ करेगी और हम परेशान होंगे। इसके लिए सरकार की एक राहगीर योजना है, जिसके तहत ना तो आपसे पूछताछ की जाएगी और आप सुरक्षित सही समय में गोल्डन आवर में आप पहुंचाते हैं तो आपको 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये है कि हम इसमें जन सहभागिता के साथ और सारे विभाग जो प्रशासन के हैं, पुलिस, ट्रांसपोर्ट और जिला प्रशासन, सब मिलकर हम लोग यातायात माह मना रहे हैं जैसे कि शासन के निर्देश प्राप्त हैं। और आज एक हम लोगों ने यहाँ पे गोष्ठी करी, बच्चों के साथ भी करी और नागरिकों के साथ भी करी। एक बाइक रैली अभी आपने देखी होगी, बड़ी सुंदर सी बाइक रैली निकली है। तात्पर्य ये कि हर जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, उस जीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यातायात के नियमों का हम पालन करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा सवारी ना लेके चलें। ये एक जागरूकता के लिए भी आवश्यकता है और सख्ती से यातायात के नियमों का भी पालन किया जाए। तो पूरे माह में हम लोग इसके लिए कार्रवाई करेंगे। सर्दी का मौसम भी आने वाला है, कोहरा भी होने वाला है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच के अंदर हम लोग ये जागरूकता लेकर आएँ कि उन यातायात के नियमों का पालन करें। जितना यातायात के नियमों का पालन करेंगे उतना यातायात सुगम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, हमारी ट्रैफिक पुलिस और हमारे सारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिलकर और मीडिया के माध्यम से मैं सभी का कानपुर देहात के निवासियों से आह्वान करूंगा कि इस यातायात माह को हम सब धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि मेले की नीलामी नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। बताया जा रहा है कि सीलिंग की जमीन
अराजी नंबर 508 घ और 508 ये तमाम जो हैं रकबा पर लगाने वाले इस मेले की ग्राम पंचायत ने 35,000 रुपए में नीलामी की है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर मनमाने ढंग से नीलामी ये की गई है, जबकि साल 2012 और 13 में शासन ने तहबा जारी वसूली पर पहले ही पाबंदी लगा रखी है। छोटे व्यापारी और ठेला खोमचा लगाने वाले जो लोग हैं उनका यह आरोप है कि मेले में अब मन बढ़कर अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले इस पारंपरिक मेले को लेकर अब ग्रामीणों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सीलिंग भूमि है, सीलिंग में मेला लग रहा है, उस तरफ है वो बंजर में है, इधर सीलिंग में मेला लग रहा है। इसमें बंजर में मेला लग रहा है कि नहीं? बंजर में नहीं लग रहा, सीलिंग में लग रहा है। कहाँ बंजर में क्या दिक्कत है? बंजर में इधर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कबाड़ उबाड़ है, इधर जगह नहीं है मेला लगाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।